आगे के आने वाले चैप्टर में आप मास्टर लाइक प्रो जैसा खेलने वाले हो। अगर ये चैप्टर पे आपका कमांड आ गया तो, और सच पूछो, अगर ऑनेस्ट रिव्यू लोगे तो मैं बोलूंगा बेटा चैप्टर डिफिकल्ट है, मैं मानता हूं डिफिकल्ट है। एंड अगर आप जेई का तैयारी कर रहे हो तो ऑब्वियसली डिफिकल्ट है। इस चैप्टर की खास बात यह है कि आपको समझ में नहीं आता कि सर कैलकुलस यूज करें कि कोऑर्डिनेट यूज करें। सबसे ज्यादा खास बात यही है कि आपको एक ऐसे सम्स मिल जाएगा जिसमें कैलकुलस का यूज ही नहीं होगा, डेरिवेटिव का यूज ही नहीं होगा। वो स्लोप बोल के चला जाएगा, वो ग्रेडियंट बोल के चला जाएगा, और आप सोचते रह जाओगे सर स्लोप मुझे एम समझना है कि डीवाई बाई डी एक्स समझना है। ये खास बात है। हाँ सर, ये स्किल, ये थॉट प्रोसेस हम डेवलप कर सकते हैं विथ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। हम प्रैक्टिस करके डेवलप कर सकते हैं ताकि हमको समझ में आ जाए कि सर कैलकुलस और कोऑर्डिनेट दोनों का रिलेशन क्या है। एट द एंड हमको तो सर चार में से एक ऑप्शन करेक्ट करना है। वो ऑप्शन आप कैलकुलस से करो, अलजेब्रा से करो, क्या ही फर्क पड़ता है, वो ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए। तो बाद में आप लोग समझ जाओ कि वर्क कैसे करता है, कैलकुलस वर्क कैसे करता है, कोऑर्डिनेट कैसे वर्क करता है। बट विदाउट हैविंग द प्रैक्टिस, विदाउट डूइंग द प्रैक्टिस, इट इज नॉट पॉसिबल। नहीं कर सकते हो आप। द ओनली वे टू गेट रीड ऑफ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, जस्ट मेक योर हैंड डर्टी, फील्ड में कूदो, मैथ्स करो, मैथ्स आ जाएगा। एंड मैथ्स का एक खास बात बेटा ये है कि इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी इंटेलिजेंट पर्सन टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। नो नीड टू बी इंटेलिजेंट, जरूरी नहीं है। हाँ, फिजिक्स समझने के लिए थोड़ा सा लगता है कि हाँ ये थोड़ा जल्दी अप्रोच ला रहा है। अब मैं पूछ दूं आपसे कि अर्थ पे आप बैठे हो, अर्थ रोटेट कर रही है, मैं अर्थ का रोटेशन कितना बढ़ा दूं कि आप हवा में उड़ जाओ, टेंजेंशियल डायरेक्शन में, सर्कुलर मोशन में आपने पढ़ा रहेगा। तो ये सब हाँ लगता है कि इसमें कोई चीज ज्यादा डेप्थ सोच सकते हो, कोई ऊपर ऊपर सोच सकता है, थोड़ा सा इंटेलिजेंस वहां पर रिक्वायर्ड होता है। लेकिन मैथ्स में ऐसा नहीं है। मैथ्स में जो ज्यादा प्रैक्टिस करेगा उसको ज्यादा आएगा, ज्यादा प्रैक्टिस करो ज्यादा आएगा। तो एक बात ध्यान देना, मैथ्स उसको आती है जो ज्यादा प्रैक्टिस करता है। इसलिए मेरा सब्जेक्ट मैथ्स है, क्योंकि मेरे को मालूम है कि इंटेलिजेंट का कोई रोल नहीं है, सबके लिए सब्जेक्ट समान है, इक्वल है। तो क्यों ना मैथ्स पढ़ा जाए, एंड है भी बहुत प्यारा। ठीक है बेटा, हो गई ये सब पुरानी बातें। हम लोग आते हैं सर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। हम लोग पढ़ रहे थे टैंजेंट से नॉर्मल। कल हमने कुछ इसका बेसिक सा एग्जांपल देखा था। किसी ने मुझे चैट भेजा है, लेट मी जस्ट, सर टुडे इज 31 अक्टूबर, काइंडली करेक्ट। मैंने गलती किया है बेटा। बेटा ये कल का है, ये कल का है सर। यस, थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो। ये कल का है बेटा, जो मैं सोच रहा हूँ कि एक बार रिवाइज करा दूं। आज के लिए देखो ना यहाँ पे है ऑलरेडी। ठीक है सर। मुझे यार घुमा दिए तुम लोग यार। ये 31 का गया, 29 किधर गया? ये इधर है, यस। हाँ जी बेटा, तो हम लोग टैंजेंट से नॉर्मल पढ़ रहे थे। हम लोग टैंजेंट एंड नॉर्मल में देखा कि सर टैंजेंट क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है। बेसिकली बोला जाए तो टैंजेंट हम किसी कर्व के एक पॉइंट पे फाइंड करते हैं। हम कर्व में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, सो देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टैंजेंट्स, बट वी वोंट बी इंटरेस्टेड टू फाइंड टैंजेंट्स एवरीवेयर। ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन जहां पे पूछेगा हम वहां पे टैंजेंट निकाल के देंगे। बिना बोले हम क्यों करें, बिना बोले हम क्यों करें? जब बोलेगा क्वेश्चन फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, देन वी विल फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। हम वाई का वैल्यू वहां पे नहीं फाइंड करेंगे। कॉमन सी सेंस है सर। और फिर हमने इक्वेशन ऑफ लाइन देखा, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट देखा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। हमने ये देखा कि सर सबके सब इक्वल ही होते हैं, बस थोड़ा सा वेरिएशन होता है स्लोप निकालने में। कोऑर्डिनेट में आप स्लोप को निकालते थे y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। वही से बेटा कहानी शुरू हुआ था स्लोप का। मैं एक बार वापस बता देता हूं कि y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, ये आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हो कि डिफरेंस बिटवीन y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई डिफरेंस बिटवीन x coordinate is called slope between two slope of line having points x1 y1 and x2 y2 x1 y1 and x2 y2. But in case of calculus, ये हम इसको एवरेज नाम दिए थे, एवरेज रेट नाम दिए थे। जब हम इस एवरेज रेट को एक टर्म से, एक नोटेशन से यूज किया अपन लोगों ने, तो बेटा ये हो गया डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। बट ये एक एवरेज रेट था, लेकिन हम इंटरेस्टेड थे एकदम इंस्टेंट रेट के। सर इंस्टेंटेनियस रेट क्या होगा? तो उसके लिए बेटा हमने एक टर्म यहाँ पे डिफाइन किया, लिमिट का हमने कॉन्सेप्ट यूज किया कि वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस फंक्शन व्हेन डेल्टा एक्स इज अप्रोचिंग टू जीरो। जब डेल्टा एक्स जीरो को अप्रोच कर रहा है, फिर वहां से हमने एक नया टर्म डिफाइन किया कि बेटा यही जो है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स है, एंड इसी को आप दुनिया वाले को बोलोगे dy बाई डी एक्स।
आप इसको बोलोगे स्लोप, आप इसको बोलोगे ग्रेडियंट, जो मर्जी है बोलो, डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज डिवाइड बाय डीएक्स वही होता है। स्लोप बोलो, ग्रेडियंट बोलो, इंस्टेंटेनियस रेट बोलो, सब एक ही चीज है। तो बेटा बोला जाए तो डिवाइड बाई डीएक्स हमारे लिए स्लोप का काम करता है, सिंपल सी बात है। इस बेसिस पे हमने कुछ बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे, कुछ बहुत सारे रिमार्क्स देखे थे। एंड बेटा आपको बता दूं, ये जो रिमार्क मैंने लिखा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सच पूछो तो मैं आपको बोलूंगा कैलकुलस में एक ही चैप्टर को आपको सबसे ज्यादा बार रिवाइज करने की जरूरत है, वो है आपका एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसके बाद दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ कैलकुलस विच इज मोर डिफिकल्ट देन एनी अदर चैप्टर। एक ऐसा चैप्टर है जो कैलकुलस का सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है। बाकी का इंटीग्रेशन क्या है, चिंदी है यार, 4-5 फॉर्मूले, 4-5 तरीका है, ऐसा करना है, काम खत्म। एओडी में ऐसा नहीं है, एओडी में अलग ही गेम है, और है भी बहुत जबरदस्त। आप उस ब्यूटी को समझो कि मुझे कर्व दिया है, मैं उस पर टैंजेंट फाइंड करने जा रहा हूं, फील करोगे तो मजा आएगा। फिर मैंने आपको बताया था बेटा कि कुछ शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे हम, एंड मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ क्वेश्चंस हैं, आप जरूर उसको कीजिएगा। किया रहेगा दैट इज गुड, नहीं किया रहेगा तो बेटा आज कर लो, आज जाके घर पे कर लेना। मैंने होमवर्क दिया है, वैसे बहुत सारे आसान आसान क्वेश्चंस थे। टिप्स एंड ट्रिक की बात कर रहे थे बेटा, तो ये देख लो टिप्स एंड ट्रिक में क्या था। सबसे पहला ये था नाउ दिस ऑल टिप्स एंड ट्रिक शुड बी लाइक ऑन योर लिप्स। मुझे कोई बोला और मुझे याद आ रहा है। देखो, अगर कोई कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है, मैंने आपको तरीका क्या बताया था कि अगर कोई कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है, जस्ट पुट x equal to 0, y equal to 0, and if you'll get LHS equal to RHS, then this curve will be passing through origin. And in fact बोला जाए तो मुझे हर टर्म ऐसा मिलना चाहिए जो x और y कंटेन करता हो, तो 0 तो आना ही है सर। मैंने आपको बताया भी था कि देखो यहाँ पे 0, ये 0, ये 0, ये 0, so 0 plus 0 plus 0 plus 0 is 0. So basically we are having LHS equal to RHS. Then we can say कि sir this curve is passing through origin. This curve is passing through origin. But if we will add +4 or plus some constant, then this will be 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus 4. And at the end we will have 4 equal to 0. And this is not correct. पागल भी बोलेगा 4 0 के इक्वल थोड़ी होता है यार, 4 0 के इक्वल थोड़ी होता है। ठीक है, हम बात नहीं कर रहे हैं वैसे कर्व की जो उस ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है। सर अगर कर्व ओरिजिन से पास हुआ, बेटा ध्यान से समझ लो, अगर कर्व ओरिजिन से पास हुआ तो हम इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एट ओरिजिन डायरेक्ट लिख सकते हैं। जस्ट उसके लोवेस्ट डिग्री वाले टर्म को उठाओ और बस उसको चिपका दो, वो आपका आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे इस टर्म का डिग्री 2, इस टर्म का डिग्री 2, इसका भी डिग्री 2, ध्यान से देखते जाओ, डिग्री 2, डिग्री 2, डिग्री 1, डिग्री 1। सो बेसिकली सबसे लिस्ट डिग्री कौन सा आ रहा है, 1। तो जितने भी डिग्री 1 वाले होंगे टर्म्स उनको उठा दो, आंसर आ जाएगा आपका। सो 2gx 1 वाला था, 2fy 1 वाला था, दोनों को उठाया, आंसर इक्वल टू 0 लिखा, काम खत्म। जरूरत नहीं dy by dx निकालने की यार, क्या जरूरत है अपने को, आंसर आ रहा है। किसी बच्चे को अगर चाहिए कि सर मुझे dy by dx निकालना है और फिर मुझे इक्वेशन ऑफ टैंजेंट निकालना है y minus y1 वाला में, रखकर देख लो बेटा, आप यही मिलेगा, तो हम रिजल्ट याद रखेंगे। यहाँ पे भी देख लो, ये 0 0 0 0 0 सब 0 की ओर टेंड करेगा, तो बेसिकली एलएचएस और आरएचएस इक्वल हो जाएंगे। जैसे ही एलएचएस आरएचएस इक्वल हुए, आप देखोगे लिस्ट डिग्री वाला टर्म कौन सा है, डिग्री 3, डिग्री 3, डिग्री 3, डिग्री 3, तो डिग्री 2 वाला लिस्ट है। तो इनको उठाओ, यहां पर रख दो इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट तुरंत आ जाएगा, जरूरत ही नहीं मेहनत करने का। नाउ बेटा जो सेकंड वाला रिमार्क था थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, और इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जेई ने इस पे भर भर के सवाल पूछा है। इवन आप सिर्फ जेई नहीं बोल सकते, एडवांस भी इस पे बहुत बढ़िया गेम करता है, खेलता है, बहुत अच्छा खेलता है। देखिए सर सेकंड वाला क्या है बेटा कि इफ ओपी एंड ओक्यू आर इंटरसेप्ट मेड बाय अ टैंजेंट, इफ ओपी एंड ओक्यू आर इंटरसेप्ट मेड बाय अ टैंजेंट टू द कर्व, कर्व एक कुछ ऐसा है, कर्व का मतलब क्या होगा कि x और y का डिग्री 1 से ज्यादा होगा तो कर्व बनेगा ही बनेगा। तो बेटा ये हो गया आपका कर्व ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन OP पावर n प्लस OQ पावर n इक्वल टू A पावर n। अब बोलोगे सर OP क्या है, OQ क्या है, A क्या है, तो बेटा OP जो है वो है इंटरसेप्ट, OQ जो है वो है इंटरसेप्ट, सो इंटरसेप्ट, सो सम ऑफ इंटरसेप्ट इज इक्वल टू A पावर n। एंड ऑब्वियस बात है बेटा ये n और ये n और ये n आपको ध्यान में रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है।
Now let's see the question number 2 example based on this. The sum of intercept made by a tangent, sum of intercept made by a tangent to the curve this at the point 8, 8 on the coordinate axis. इसका आंसर क्या होगा? सम ऑफ इंटरसेप्ट होता क्या है बेटा? सम ऑफ इंटरसेप्ट क्या होता है? सम ऑफ इंटरसेप्ट क्या होता है? तो सर मुझे मालूम है सम ऑफ इंटरसेप्ट, अभी आपने सिखाया कि सम ऑफ इंटरसेप्ट होता है ओपी पावर एन, बेटा ध्यान से समझो, प्लस ओ क्यू पावर एन इज इक्वल टू ए पावर एन। अगर मुझे ऐसा रिलेशन दिख जाए तो मैं ए को डायरेक्टली लिख दूंगा सर यही आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। क्या बेटा कहानी में ऐसा कुछ आ रहा है? यस आ रहा है सर। आपको कैसे समझ में आ रहा है कि ये ट्रिक यूज करना है? बेटा मैं क्या करता हूं, एक्स का डिग्री देखता हूं, वाई का डिग्री देखता हूं, और मुझे जैसे ही दिखता है कि सर ये डिग्री सेम वाली फीलिंग आ रही है, मैं डायरेक्ट अप्रोच करता हूं ट्रिक के थ्रू। जैसे यहां पे देख लो, एक्स का पावर सेम एम आ रहा है, वाई का पावर एम, देन वी कैन यूज दिस ट्रिक, नॉट ए प्रॉब्लम। सो इफ यू कैन गेस बाय योरसेल्फ देन दिस इज ग्रेट कि आपने ओपी पावर एन, ओ क्यू पावर एन और ए पावर एन, क्या इस कर्व को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं? यस सर, वी कैन राइट लाइक एक्स पावर 1/3 प्लस वाई पावर 1/3 इक्वल टू इस टू को आपको समथिंग पावर 1/3 लिखना है, तो बेटा ये 8 ही आएगा ना। 2 किस चीज का क्यूब रूट 2 आता है? तो बेटा 8 का क्यूब रूट 2 आता है। तो सम ऑफ कोऑर्डिनेट कितना आया? डायरेक्ट आंसर है बेटा 8, क्योंकि ए का आंसर क्या है? 8। खत्म सवाल। मैंने कोई दिमाग नहीं लगाया, बस मेरे को तरीका याद है, मैंने आंसर लिख दिया। मुझे तरीका याद है, मैंने आंसर लिख दिया आंख बंद करके। कहीं पे भी dy बाई dx निकाला? नो। कहीं पे भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाला? नो। तरीका लगाया, आंसर लाया, खत्म कहानी। इसको ध्यान से देखिए, क्या आपको ट्रिक लगाने वाली फीलिंग आई? यस। कैसे सर? एक्स का पावर वाई का पावर सेम, क्या बात है सर? यहां पे तो पी का भी पावर सेम दिया ना यार। सो ए पावर दिस, बी पावर दिस इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू व्हाट? पी पावर दिस। सो इसका आंसर क्या होगा? पी ही होगा ना। लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि बेटा जरा ट्रिक के थ्रू इसको करके मुझे भेज देना। इट विल टेक योर 10 to 15 seconds ओनली, बट आई विल बी वेरी ग्रेटफुल जब मेरे को सेंड करोगे आप। नाउ लेट्स कम टू द ट्रिक नंबर 3, एंड दिस वन इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट गाइस, वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट, लाइक वीवीआई कैटेगरी में आता है। एंड आप इसको पीवाई क्यू बोलो या एफ वाई क्यू बोलो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोलो या फ्यूचर ईयर क्वेश्चन बोलो, बेसिकली मैं बोलना ये चाहता हूं कि ऐसे सारे क्वेश्चंस आपको पहले भी मिलते हैं, आने वाले टाइम में भी मिलेंगे। बोल क्या रहा है सर कि अगर आप देखो, अगर मैं प्रूफ करना चाहूं तो इसका मैं प्रूफ करा सकता हूं आपको। बेसिकली सारे ट्रिक को हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। देखो लिखा यही है ना सर कि अगर कोई कर्व एक्स पावर एन प्लस वाई पावर एन इक्वल टू ए पावर एन एट x1 y1 है, उस पे टैंजेंट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। उस कर्व पे इक्वेशन ऑफ टैंजेंट जो होगा, करना कुछ नहीं है, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। बेटा यहां पे लिखा है एक्स पावर एन प्लस वाई पावर एन, तो आपको ट्रिक ये बता रहा है कि बेटा आप लिखो एक्स, आपको टैंजेंट कहीं चाहिए कहां? वहां पे तो x1 एंड y1 पे चाहिए, तो आप क्या लिखोगे सर? x1 पे चाहिए टैंजेंट, पावर n था, डिग्री कम कर दो, 1 डिग्री कम कर दो। अब यहां पे हो गया बेटा n-1 प्लस y इंटू y1 पावर n-1 a पावर n, कहानी खत्म। सर यहां पे डिग्री कम नहीं करना है? नो, बिल्कुल नहीं। अच्छा तो जरा सर बताइए इस कर्व का इक्वेशन ऑफ टैंजेंट क्या होगा? एंड बेटा सच मानो आईआईटी का एक इक्वेशन का मैंने पार्ट उठाया, बहुत बड़ा क्वेश्चन था, मैंने जस्ट एक पार्ट उठा लिया कि काम हो जाएगा अपने को, और शायद एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, दूसरे स्लाइड में मिल जाएगा। फाइंड इक्वेशन ऑफ टैंजेंट टू द कर्व। इस कर्व का टैंजेंट फाइंड करना है। हमने देखा सर कि डिग्री सेम, डिग्री सेम, डिग्री सेम, सो दिस कर्व इज फॉलोइंग द ट्रिक x पावर n प्लस y पावर n इक्वल टू a पावर n।
नाउ वी कैन राइट द इक्वेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ कर्व डायरेक्टली। कैसे लिखेंगे बेटू? इक्वेशन ऑफ टैंजेंट विल बी x x1 पावर n माइनस वन प्लस y y1 पावर n माइनस वन इक्वल टू a पावर n। मतलब क्या है सर? आपको जहां पे चाहिए उसका डिग्री एक कम कर दो। अच्छा ऐसा है, ओके ठीक है सर। कर्व आपका ये है, कर्व को बेटू मैं लिखूंगा c। कर्व है आपका x पावर 2/3 प्लस y पावर 2/3 इक्वल टू 2 पावर 2/3। आई एम नॉट सेइंग कि आप डिफरेंशिएट करके नहीं ला सकते हो बेटा, ये जो रिजल्ट आया है डिफरेंशिएट करके ही आया है, लेकिन क्यों ना हम उसको एज ए फॉर्मूला याद रखें। मैंने आपको क्या बताया बेटा? आपको लिखना है x, फिर आप पूछो कर्व का टैंजेंट चाहिए कहां पे? सर x1 y1 पे ही चाहिए, तो ये हो जाएगा x1 पावर कितना है 2/3, पावर कितना है 2/3, 1 इसमें माइनस कर दो। जब 2/3 में -1 करोगे तो बेटा हो जाएगा -1/3 प्लस y1 -1/3 इक्वल टू 2 पावर 2/3। डू नॉट राइट 2 पावर 2/3 -1/3, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। सिंपल सी बात है बेटा। सो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट आ गया। अगर मान लो मुझे ये तरीका नहीं मालूम है तो मालूम है क्या करूंगा? मैं डेरिवेटिव निकालूंगा इसका, मैं डेरिवेटिव निकालूंगा इसका, मतलब मैं dy बाई dx फाइंड करूंगा, फिर मैं इक्वेशन ऑफ टैंजेंट में रखूंगा, तब जाकर मेरे को रिजल्ट यही मिलेगा। सो व्हाई वी शुड नॉट क्रैम दिस एज अ फॉर्मूला? रट लो ना। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो बच्चा लोग? दिमाग में जा रही है? यस सर। ओके। यस सर। अब देखो कि निंजा टेक्निक सिखाता हूँ। निंजा टेक्निक आपको लिटरली बता रहा हूँ बेटा, कहानी आपको बता रहा हूँ, पहले की कहानी बता रहा हूँ। मान लो ये क्वेश्चन पेपर है, पहले के क्वेश्चन पेपर में आपको मालूम है कि टाइम लिमिटेड होता है, और सच पूछो तो एग्जामिनर आपसे खेलता है, वो आपको मारना नहीं चाहता है। ऐसा नहीं सोचता है कि आपको मार दिया जाए, आप एग्जामिनेशन हॉल में आए और बाहर ही निकलना है, नहीं चाहता यार ऐसा। हाँ, लेकिन वो चाहता है कि आप आए हो तो थोड़ा परेशान होके जाओ, थोड़ा टेंशन लेके जाओ यहाँ से। या तो एकदम खुश होके जाओ कि फाड़ दिया सर मैंने आज पेपर, या तो एकदम बिंदास। एक बच्चे होते हैं ना, बोलते हैं सर 35 आ गया मैं खुश, मिले हैं मेरे, बहुत बच्चे को जानता हूँ। अब देखो सच बता रहा हूँ आपको, जब पहले कैलकुलस का क्वेश्चन आता था, सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन आता था, क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन, मैं चैप्टर बता रहा हूँ आपको, इंटीग्रेशन, सीक्वेंस सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और सच पूछो तो कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ क्वेश्चंस भी ऐसे हैं। बच्चे लोग क्या करते थे? क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं थे। सच बता रहा हूँ, बच्चे लोग क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते थे। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों? वो क्वेश्चन अगर इधर लिखा है, फोल्ड करते थे क्वेश्चन को, देखते थे ऑप्शन क्या लिखा है सर, एक ऑप्शन को उठाते थे और क्वेश्चन में रखते थे, क्या फॉलो हो रहा है, नहीं हो रहा है, हटाओ। इधर हो रहा है, सेटिस्फाई किया, नहीं किया, हटाओ। थर्ड किया, सेटिस्फाई किया, हटाओ। फोर्थ किया, सेटिस्फाई किया, यस आंसर है सर, खत्म। इसको बोलते स्मार्ट अप्रोच। मतलब मैं क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं सर, मेरे को पूछ क्या रहा है, क्या मांग रहा है, मैंने बोल दिया सर यही होगा। और ये तरीका सच पूछो तो एक चैप्टर है आपका इंटीग्रेशन, और दूसरा तरीका दूसरा चैप्टर आपका सीक्वेंस एंड सीरीज। इसमें तो लगता है कि सर आपने ब्रह्मास्त्र दे दिया है, और आप हमेशा इसको यूज किया करो। जैसे ये 2019 का जेई का क्वेश्चन है, 2019 का जेई का क्वेश्चन है। अब समझो ध्यान से, लिखा है द टैंजेंट टू द कर्व, एक कर्व दिया है, बहुत ही गंदा सा, बहुत ही गंदा सा कर्व दिया है। ये लो, कर्व दिया है, पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, E दे दिया। कितना शानदार काम किया इसने, कि इसने बता भी दिया कि टैंजेंट यहां से पास हो रहा है, टैंजेंट यहां से पास हो रहा है, ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट। अब बोल रहा है कि सर देखो, ये टैंजेंट जो है इस पॉइंट से पास हो रहा है, एंड एक और पॉइंट से पास हो रहा है। इस कर्व पे कोई टैंजेंट है जो इस पॉइंट से भी पास हो रहा है, ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट। पॉइंट ये है कि ये है कि ये है कि ये है, कौन सा है? आप बताओ कौन सा है। अब आप लोग क्या करोगे? अप्रोच बता रहा हूं। कई बच्चे इसको क्या करेंगे सर, सॉल्व करेंगे बढ़िया से, बहुत बढ़िया से सॉल्व करेंगे इसको। लो, मैं मानता हूं सर, मैं बहुत ही हार्ड वर्कर हूं, और मैं एग्जाम में गया हूं अपने को बोलते हैं ना 30 मार खान बनने के लिए। मैं करेगा सर, पूरा करेगा। लो सर, मैं कर देता हूं।
मैं अपने आप को मानता हूं कि मैं आपके जैसा हूं और मैं कर देता हूं। लो सर, सो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट होता क्या है बेटू? इक्वेशन ऑफ टैंजेंट तो यही होता है, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट तो यही होता है, y माइनस वाई वन डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स एड, जहां पे पॉइंट चाहिए आप, जहां पे पॉइंट आपको चाहिए, कौन से पॉइंट पे आप चाहते हैं, ये पॉइंट से पास हो रहा है तो मान लो सर 1, एंड x माइनस एक्स वन। सो dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं बेटा, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इसका निकालो। सो x इंटू, ये पक्की बात है सर, u इंटू वी रूल लगेगा, u इंटू वी रूल लगेगा। सो डेरिवेटिव ऑफ u वन एंड v आ जाएगा एज इट इज, ध्यान से देखते जाइए, प्लस v डेरिवेटिव u, हाँ u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v। सो u हो गया डेरिवेटिव ऑफ e पावर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव e पावर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो बेटा हो गया 2x स्क्वायर। नाउ गाइस y माइनस वाई वन कितना है बेटू, e इक्वल टू e पावर एक्स स्क्वायर, एंड चाहो तो आप e पावर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो ना, 1 प्लस 2x स्क्वायर इंटू में x माइनस x वन की जगह पे ये y1 है, ये x1 है, तो x की जगह पे रख दीजिए सर आप 1। इसके बाद क्या करोगे आप, इसके बाद आप क्या करोगे, तरीका देखिए सर, ये आपका इक्वेशन ऑफ टैंजेंट है, इतना कर लिया, और बहुत सारे जेंटलमैन बैठे रहेंगे एग्जामिनेशन हॉल में कर देंगे इसको, नो डाउट। अगर कोई बच्चा बोर्ड लेवल पे भी पढ़ के गया है तो इतना काम कर देगा, बट आई एम डैम श्योर कि इसके बाद उसका दिमाग काम नहीं करेगा। तो आप क्या करोगे, आपके पास चार ऑप्शन दिए, आप जानते हो सर चार में से कोई एक ही सही होगा, और एक छोटा सा सिंपल सा दिमाग लगाना है कि सर अगर कोई पॉइंट उस कर्व पे लाई कर रहा है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, गारंटी है सर। अगर कोई भी पॉइंट किसी कर्व पे किसी चीज पे अगर लाई करता है तो उसको सेटिस्फाई करता है। और मैंने आपको बोला है बेटा, सिर्फ बोलने से नहीं होता है, करके दिखाना होता है। तो मैं एक एक ऑप्शन उठाऊंगा और रखना शुरू कर दूंगा, और सच पूछो तो क्या चार ऑप्शन उठाने, नहीं, मुझे उठाना होता है सिर्फ तीन, तीनों फेल हो गया तो चौथा अपने आप सही है, और अगर मेरा लक सही है, मैंने पहले ही ऑप्शन लिया और वही सही हो गया, तो तीन करना ही भी नहीं पड़ेगा। ये टाइम बचने का तरीका होता है एग्जाम में। तो चलिए सर मैं उठा लेता हूं ये वाला, एक्स की जगह पे रखोगे 2, वाई की जगह पे रखोगे 3e, ये एलएचएस और आरएचएस सेटिस्फाई नहीं होंगे, शायद मैं बता रहा हूं सी सेटिस्फाई कर देता है, मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूं, नहीं सी ही करता है, आई थिंक सी ही करता है। आपको चाहिए तो आप रख के देख लो सर, क्या ही फर्क पड़ता है, रख के देख लो ना। वही आएगा। सो मेरा बताने का तरीका क्या, मैं क्यों बता रहा हूं बेटा, कि जब कभी भी आप क्वेश्चन में फंस जाओ तो आप क्वेश्चन से ही हिंट ले लिया करो, और ये तरीका सीक्वेंस सीरीज में तो मैं बोला ना ब्रह्मास्त्र जैसा काम करेगा। सच पूछो तो सीक्वेंस सीरीज के समेशन वाले जो सम्स होते हैं उसको सॉल्व ही नहीं किया जाता है, ऑप्शन देके टिक मार दो, ऑप्शन देखो टिक मार दो, क्वेश्चन गया भाड़ में, मतलब क्या सर, अपने को आंसर देना है। सो बेटा अगर मेरी बात समझ पाए तो इसको ध्यान में रखना, एंड प्लीज दिमाग का यूज करो। कॉमन सेंस इज कॉमन, बट इट इज नॉट सो कॉमन दैट एवरी कॉमन पीपल विल यूज दिस। कॉमन सेंस कॉमन है, लेकिन इतना भी कॉमन नहीं है कि सारे के सारे यूज कर लें। चलिए सर आते हैं अपन आज के लेक्चर में, एंड आज का लेक्चर की शुरुआत होगी सर पैरामीट्रिक इक्वेशन से। पैरामीट्रिक इक्वेशन से अगर आपके मन में थोड़ा सा भी संदेह है कि सर पैरामीट्रिक इक्वेशन सही है, क्यों है, तो प्लीज 3 वर्ड्स फॉर यू, जस्ट शेम ऑन यू, कि आज तक पैरामीट्रिक इक्वेशन नहीं आता है सर आपको। तो बेटा प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि पैरामीट्रिक इक्वेशन नहीं आता है तो पढ़ लिया करो यार, क्या ही फर्क पड़ता है, पैरामीट्रिक इक्वेशन नहीं आता है तो पढ़ लिया करो। हाँ अगर आप मेरे से बोलोगे सर इसका यूज क्या है, देन आई कैन टेल यू कि पैरामीट्रिक इक्वेशन का यूज क्या होता है। पैरामीट्रिक इक्वेशन का यूज बेटा ये होता है कि हमने पढ़ा भी है डिफरेंशियल इक्वेशन में, पैरामीट्रिक इक्वेशन का यूज ये होता है कि वो पॉइंट कर्व के हर पॉइंट पे सेटिस्फाई करेगा। मेरी बात को ध्यान से समझो, मैं अगर आपको बोल दूं, अगर मैं आपको बोल दूं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं सर्कल का। जैसे मान लो बेटू अगर आप मैं आपको सर्कल दे दिया, अरे देवा, ये लो सर सर्कल दिया मैंने आपको, फर्स्ट पॉइंट देखिएगा,
फर्स्ट पॉइंट है बेटू कि अगर सर्कल का इक्वेशन कोई बोले लिखो तो आप लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। मैं आपको बोलूंगा कि एक मुझे ऐसा पॉइंट बताओ कि उसको मैं रखूं तो एलएचएस और आरएचएस सेटिस्फाई हो। पैरामीट्रिक इक्वेशन ज्यादातर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में होते हैं, ये भी याद रखना, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में होते हैं, याद रखना। और देखो एक चीज बता रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे याद है तो मैं लिख रहा हूं। अगर मैं एक्स के जगह पे ए साइन थीटा पुट किया और मैं अगर वाई की जगह पे बेटा ए एक्स की जगह पे ए कॉस थीटा पुट किया जाता है, आएगा तो वैसे भी, लेकिन जो किया जाता है मैं वही कर रहा हूं। एक्स की जगह पे मैंने बेटा पुट किया ए कॉस थीटा एंड वाई की जगह पे पुट किया मैंने ए साइन थीटा। तो क्या आपको लगता है कि सर जो एलएचएस बनेगा आपका वो बन जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। एंड दुनिया वाले जानते हैं सर ए स्क्वायर को कॉमन ले लो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड ये 1 होता है, तो बेटा मिल गया कि नहीं ए स्क्वायर? ये हो गया कि नहीं? यस सर। तो सर ये यही आपका मतलब, आप बोल सकते हो इन जनरल कि सर एक्स के जगह पे आप ए कॉस थीटा रखो, वाई की जगह पे ए साइन थीटा रखो, इट विल सेटिस्फाई कर्व एवरीवेयर, हर जगह पे सेटिस्फाई करेगा। सो व्हाट यू हैव टू चेंज, यू हैव टू चेंज ओनली वैल्यू ऑफ थीटा, यू हैव टू चेंज ओनली द वैल्यू ऑफ थीटा। चाहे तो मैं इसको डिटेल में भी जा सकता हूं, लेकिन जरूरत नहीं है अपने को डिटेल में जाने का। शायद मैं पढ़ाऊंगा आपको डिफरेंशियल इक्वेशन तो उस समय बताऊंगा कि पैरामेट्रिकल का सबसे ज्यादा यूज कहां पे होता है और बचाएगा आपको। तो कुछ ऐसे कर्व्स हैं जिनको मुझे लिखना है, लेकिन मैं कर्व लिखने से पहले जरा मैं कंफर्म करना चाहूंगा बेटा आप लोग कितना सोच पाते हो, आप लोग कितना सोच पाते हो। मैं आपसे कर्व पूछता जाऊंगा और आपको बताना है कि सर इसके लिए मैं क्या रखूं। चलिए सर तैयार हो जाइए, अपना पैराशूट बांध लीजिए क्योंकि हम उड़ने वाले हैं अभी। चलिए सर। यस बेटा सेकंड पार्ट, सेकंड कर्व मैं दे रहा हूं, आप दिमाग में सोच कर रखना सर क्या पॉइंट रख दिया जाए, क्या पॉइंट रख दिया जाए कि सेटिस्फाई हो जाएगा। तो अगर सेकंड पॉइंट बेटा मैं लिख दूं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, एक पैराबोला है, क्या होगा, क्या पॉइंट रखोगे? देखो ट्रिग्नोमेट्री तभी यूज करना जब आपको एक्स और वाई का डिग्री सेम सेम दिखता हुआ मिले, नहीं तो मत यूज करो यार। इसका सच में डिफिकल्ट है आपको बताना, आप लोग नहीं सोच पाओगे, याद रहेगा तो बता पाओगे। इसका पैरामीट्रिकेशन होता है बेटा 80 स्क्वायर कॉमा 280, 80 स्क्वायर कॉमा 280। आप एक्स के जगह पे रखिए 80 स्क्वायर, तो बेटा ये हो जाएगा आपका, वाई की जगह पे पहले रखो ना 280, तो वाई की जगह पे रखोगे 280, तो ये हो जाएगा एलएचएस आपका 4a² t²। एंड आरएचएस के जगह पे रख दो सर 80 स्क्वायर, तो बेटा ये हो जाएगा 4a × a²x t²। देख रहे हो 4a² t², तो ये सेटिस्फाई करता है। ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला था, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल था। मैं बगल में फोटो बना देता हूं, ये लो सर सर्कल का फोटो, ये लो सर पैराबोला का फोटो, ताकि आपको समझ में आए ये सर्कल है और ये पैराबोला है। जरा थर्ड इक्वेशन पूछते हैं सर, देखते हैं कौन बताएगा। थर्ड इक्वेशन देखिए और बताइए सर क्या होगा। एडॉप्ट सी बात है, थर्ड इक्वेशन क्या आएगा सर? सर लाइन का मतलब नहीं, लाइन का भी होता है यार। चलिए सर जरा बताइए, ये आपका इलिप्स का है, x² + a² + y² डिवाइड बाई b² इक्वल टू 1। कुछ है ऐसा जो सेटिस्फाई कर दे? यस है सर, क्या? ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेते हैं सर। सर अगर मैं x की जगह पे रखा a sin थीटा और y की जगह पे रखा b cos, हाँ हो जाएगा ना शायद, यस हो जाएगा। x की जगह पे a cos थीटा रख दो और y की जगह पे b sin थीटा रख दो। देख लो सर कॉमन सेंस है यार, मैं बोला ना कॉमन सेंस इज कॉमन बट नॉट सो कॉमन कि सभी लोग यूज कर लें इसका। चलिए सर, तो बेटा मैंने रखा x की जगह पे a cos थीटा एंड y की जगह पे रखा b sin थीटा। और आप देख सकते हो सर जैसे ही आप x की जगह पे रखोगे a cos थीटा इट विल बी a² cos² थीटा, a² ने a² को मार दिया, प्लस में y की जगह पे रखोगे b sin थीटा इट विल बी b² sin² थीटा, b² ने b² को मार दिया, बच गया आपके सामने cos² थीटा प्लस sin² थीटा। एंड आपको मालूम है होता कितना हुआ? Isn't it a great thing कि सर हम एक ऐसा पॉइंट सोच रहे हैं जो कर्व को हर जगह सेटिस्फाई करता है। कर्व के पास लाखों पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स के पास लाखों कोऑर्डिनेट्स हैं, लेकिन मैं उन सारे कोऑर्डिनेट्स को एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन कर दिया
कि सारे पॉइंट का मतलब एक ही हो गया? दिमाग देख रहे हो बेटा? वही मैं बता रहा हूं, फील करो, मजा आएगा, इंजॉय करो। मैथ्स इज समथिंग लाइक मैजिक। जो बच्चा बोलता है ना मैथ्स सब्जेक्ट है, मन करता है बहुत मारो उसको। बेटा मैथ्स इज नॉट अ सब्जेक्ट यार, मैथ्स इज अ टूल टू सॉल्व प्रॉब्लम, और कुछ नहीं। चलिए सर, अगर मैं बात कर रहा था इलिप्स का, अब बात कर लेते हैं पैराबोला का, सॉरी हाइपरबोला का। तो लेट्स write down the fourth parametric equation, and this one is x square divided by a square minus y square by b square equal to 1. Can anyone tell me please? जल्दी बताओ। Again you have to take help from trigonometry. सोचो ना कि कौन सा आइडेंटिटी है जिसमें डिफरेंस का स्क्वायर माइनस सॉरी 1 होता है। सो ऑब्वियसली आपकी अंतरात्मा जवाब देगी कि सर x की जगह पे रखो आप, x की जगह पे रखो आप सेक थीटा, tan थीटा नहीं रे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। सो बेटू यहां पे आपको रखना पड़ेगा x का वैल्यू a सेक थीटा, एंड y की जगह पे रखना पड़ेगा b tan थीटा। खत्म, रखो, आंसर आपको 1 मिलेगा। क्या बात है सर। लेट्स कम टू द पॉइंट नंबर 5 बच्चा लोग। अगर मैं यही लिख देता एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, अगर ऐसा कर्व मिल गया तो, सो ऐसा कर्व मिला तो सर क्या हो गया? ऐसा कर्व मिला तो क्या हुआ? आप वापस से रखो x इक्वल टू ए सेक थीटा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे b नहीं है तो आपको लिखना पड़ेगा y इज इक्वल टू ए टैन थीटा। ए टैन थीटा, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि ये यहां से ए स्क्वायर होगा, ये यहां से ए स्क्वायर होगा, एंड वापस से ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, एंड आपको आरएचएस में ए स्क्वायर ही चाहिए, सेम लाइक फर्स्ट वन। लेट्स कम टू द पॉइंट नंबर 6 गाइस। पॉइंट नंबर 6 कौन सा है? पॉइंट नंबर 6 इज ax plus by इक्वल टू c, and now this is gonna difficult, this is gonna difficult because सोच नहीं पाओगे। मैं लिख देता हूं, मुझे मालूम है सर आप सोच नहीं पाओगे, सो लेट मी राइट दिस। x की जगह पर रखो आप t, एंड y की जगह पर रखो c माइनस ए टी बाई बी। ये आपका सेटिस्फाई करेगा कर्व को। सर क्या ये तो थोड़ा खतरनाक लग रहा है, तो क्या ये इंपॉर्टेंट है? टू बी ऑनेस्ट गाइस, ये बहुत रेयर आता है, सो इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। जो इंपॉर्टेंट थे ना 4-5 पहले मैंने लिख दिया, मैंने 4-5 को पहले ही लिख दिया है। हाँ 2-3 लास्ट में आएंगे जो मैं आपको बताऊंगा कि हाँ आपको याद रखना। So let's come to the point number 7 guys. Point number 7 is x power m. Now this one is important. X power m divided by a power m plus y power m divided by b power m is equal to 1. क्या रखोगे आप? कोई सोच सकता है? कोई सोच सकता है इसको? यस, आई कैन थिंक सर, आई कैन थिंक। हाउ होगा क्या? सर देखो देखो, थॉट प्रोसेस देखो मेरा। बेटा मुझे ए पावर एम है, नीचे में बी पावर एम है, तो मेरे को इसको हटाना है क्योंकि आरएचएस में 1 चाहिए। आरएचएस में 1 का मतलब क्या होगा बेटा? आरएचएस में 1 तो तभी आएगा ना। आरएचएस में देखो, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करे और आरएचएस में 1 डिमांड कर रहा है, तो बेटा एक बात ध्यान देना, वो सारे एलएचएस का वैल्यू 1 होना चाहिए। मैं मल्टीप्लाई में नहीं बोल रहा हूं, दो चीजों का मल्टीप्लाई करो, दोनों चीजें 1 होनी चाहिए, तभी जाकर 1 पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। ऐसा भी नहीं है कि इसका वैल्यू 0 आ जाए, इसका वैल्यू 0 आ जाए तो आप 0 + 0 1 लिखोगे, नहीं है ही नहीं सर। इसका वैल्यू 0 आ जाए और इसका वैल्यू 1 आ जाए, 1 पॉसिबल है। इसका वैल्यू 1 आ जाए, इसका वैल्यू 1 आ जाए, 1 + 1 2 आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हो कि सर ये ऐसे खूबसूरत इक्वेशंस जिनके आरएचएस में 1 आते हैं, इनके कुछ ही वैल्यूज हैं जो सेटिस्फाई करेंगे। या तो दोनों के दोनों में से कोई एक 0 हो जाए, दोनों में से कोई एक 0 हो जाए, या इन दोनों को एलसीएम लें और कुछ मुझे ऐसा जादू मिले कि ये पूरा का पूरा दोनों का सम 1 हो जाए। एंड सम 1 कैसे होगा सर? इसमें से कुछ कॉमन आए, इसमें से कुछ कॉमन आए, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, सो 1 × 1 1। देयर इज नॉट एनी अदर पॉसिबिलिटी। ऑफ कोर्स इफ देयर विल बी 2, then we will have so much possibility. It can be 1, it can be 1, 1 + 1 is 2। अगर यहाँ पे 2 होता तो ये 0 होके 2 दे सकता था, तो भी सम 2 आता।
ये 2 होकर 0 देता तो भी सम 2 आ सकता था, बट वी आर हैविंग एग्जैक्टली 1 इन राइट हैंड साइड, सो देयर विल बी सम लिमिटेड वैल्यूज। शायद अगर मेरी थॉट प्रोसेस को बेटा समझोगे तो आपको मजा आएगा, यू विल एंजॉय, लिटरली यू विल एंजॉय, अगर आप समझोगे तो। अदरवाइज बस वही आओ सनम जाओ सनम, बस काम खत्म। चलिए सर समझते हैं। बेटा एक बात ध्यान दो कि जब भी ऐसे कंडीशंस आए जिसमें सम इक्वल टू 1 हो, डिफरेंस इक्वल टू 1 हो, ओनली वन विल मेक यू सेफ, जो आपको एक ही, जो आपको रक्षा करेगा, जो आपको बचाएगा, बेटा ट्रिग्नोमेट्री है। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री मैंने देखा सर, समथिंग पावर माइनस समथिंग 1 आता है, आइडेंटिटीज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1, कुछ ही तो वैल्यूज है सर। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ऐसे कुछ ही चीजें हैं जिनका आरएचएस में 1 आता है, आरएचएस में 1 आता है। तो बेटा क्या रखें सर, देखो पहले 1 लाना है आपको। सच पूछो तो x के जगह पे a तो आएगा। प्रोसेस देखो सर, x देखो है तो मैं बढ़िया सा डिराइव करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जरूरत नहीं है अपने को। x के जगह पे a रखोगे तो फायदा क्या होगा कि a पावर m बाहर निकल के आएगा और डिनोमिनेटर को कैंसिल कर देगा, मजा आ जाएगा सर, डिनोमिनेटर को कैंसिल कर देगा। someone is calling, sorry। बेटा y की जगह पे रखोगे b तो बेटा ये हो जाएगा b पावर m, एंड b पावर m को कैंसिल कर देगा। अब बाकी के जो टर्म्स बच जाएंगे उनका वैल्यू 1 होना चाहिए। बेटू ये हो जाएगा, x का वैल्यू रख दो समथिंग, क्या हो गया सर, समझ में आया? अप्रिशिएट यस सर। यस सर। खुद की सर तारीफ करने से रोकिए मत, अगर आप ये चीज को समझ गए कि सर ने क्या चीज लिखा है, लिटरली मजा आ जाएगा। बोलो सर 2/m आपको कैसे चमका? बेटा चमकने की वजह थी कि मुझे मालूम है सर ट्रिग्नोमेट्री में एक ही ऐसा आइडेंटिटी है जो 1 देगा, वो है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 1 देगा, एंड वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। तो मुझे स्क्वायर क्रिएट करना था, पावर में m था, तो मैंने क्या किया, 2/m से रिप्लेस कर दिया। और रख कर देखो यार मजा आ जाएगा आपको। x के जगह पे रखो ना आप a cos 2 पावर m थीटा, m को कैंसिल कर देगा, a पावर m को कैंसिल कर देगा, यू विल हैव ओनली cos स्क्वायर थीटा। दिमाग सर, सोचने वाले ने क्या चीज सोची है, बनाने वाले ने क्या चीज बनाई है, सोच रहे हो कितना बंदा सोचा रहेगा वो। मैंने ड्राइव नहीं किया है सर, मेरे को याद है इसलिए मैं लिख रहा हूं। ना पैरामीट्रिक इक्वेशन आप खुद से खोज भी सकते हो, तरीका भी है पैरामीट्रिक इक्वेशन फाइंड करने का, तो आप यू कैन फाइंड बाय योरसेल्फ। यस 7 आ गए, कुछ कर्व्स और हैं तो क्यों ना हम उसको भी पढ़ लें। सो मान लो कुछ कर्व ऐसे हैं बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है, x पावर 2/3 तो इधर आ जाएगा a/2 पावर 3 प्लस अगर y पावर 2/3 लेते हैं तो नीचे आ जाएगा बेटा 2/3 एंड इक्वल टू में 1 मान लो, क्या ही फर्क पड़ता है सर, अगर 1 मान लिए तो भी यहाँ पे। अब मैं ये आप पे छोड़ रहा हूं कि मुझे सोचकर बताना क्या लिखा है सर आपने, और कोई सोच लिया तो मजा आ जाएगा मुझे। सर सोच लीजिएगा, आई विल जस्ट गिविंग यू हिंट कि this time you don't have to create degree 2, so you are not gonna have degree like 2/m, और यहाँ पे जो किया था ना मैंने 2/m और 2/m नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी स्क्वायर प्रेजेंट है, so only you have to make only 2 things you have to do, eliminate 3, and in order to eliminate 3 we have to multiply sin power 3 and cos power 3। मैंने बता दिया एक्चुअली में, बाकी का आप समझ जाना सर, इसका आंसर हो जाएगा, ग्रुप में बता देना, इतना छोटी छोटी चीजें थोड़ी बताऊंगा यार। बेटा अगर ये है xy इक्वल टू सी स्क्वायर तो यहाँ पे क्या लिखोगे, अगर xy इक्वल टू सी स्क्वायर है तो क्या लिखोगे सर, x के जगह पे c, y के जगह पे c, c इंटू सी सी स्क्वायर, वाओ क्या बात है सर, x के जगह पे c और y की जगह पे c, क्या बात है सर, सी स्क्वायर। बेटा लेकिन सच पूछो तो पैरामीट्रिक इक्वेशन अलग अलग लिया जाता है, सो x और y को आपको सेम नहीं लेना पड़ेगा, यू हैव टू टेक डिफरेंट वैल्यूज। सो क्यों ना सर हम एक और जादू करें और कुछ अलग सी चीज सोचें,
आपने बोला सर x का वैल्यू और y का वैल्यू, अगर मैं c लेता, y का भी वैल्यू c लेता, तो इधर c इंटू सी स्क्वायर आता, लेकिन आपने मना किया। जरूरी नहीं है कि आप आइडेंटिकल पॉइंट्स लोगे, पॉइंट्स वेरी भी तो कर सकते हैं ना। तो एक काम करते हैं ना सर, वेरी कराना है, मल्टीप्लाई कराना है, हटाना है, मल्टीप्लाई कर दो इधर t और 1/2 से। क्या बात है सर, सोचो और आंसर लाओ। सच पूछो तो अगर मेरे थॉट प्रोसेस से चलोगे सो यू कैन डिराइव एट एनी इंस्टेंट। कर्व देखा, पैरामीट्रिकल फाइंड करना है सर, मैं फाइंड करूंगा। एंड देखो सच पूछो तो एक चीज बता दे रहा हूं आपको, जब भी डिग्री में वेरिएशन आ रहे हैं तो मेरे को टी और समथिंग हिंट दे रहा है। जैसे पैराबोला में आप देख लो, डिग्री में वेरिएशन था, टी आकर बचा के गया। डिग्री सेम सेम दिख रहा है, ट्रिग्नोमेट्री बचा रहा है। तो ये भी चीज आप देख सकते हो कि देर आर सम लिमिटेड पैरामेट्रिकल इक्वेशन वी हैव टू रिमेंबर, ओनली लिमिटेड पैरामेट्रिकल इक्वेशंस। एज ए जेई स्टूडेंट वी कैन डू दिस सर, हम कर सकते हैं, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। लेट्स कम टू द इक्वेशन नंबर 10 एंड दिस इज समथिंग लाइक इंपॉर्टेंट। बेटा अगर मैं ऐसा लिख दूं एक्स स्क्वायर इक्वल टू आई पावर 3, एंड नाउ दिस टाइम गाइस यू हैव टू थिंक, सर एक्स का पावर 2 है, वाई का पावर 3 है, तो बेसिक सा नॉलेज है बेटू, याद रखना कि जब भी आप एलएचएस और आरएचएस में मैं जो भी चीजें बताते जा रहा हूं, याद करो, नॉट फॉर ओनली एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इट विल बी अप्लीकेबल टू योर होल कोर्स। जब तक आप मैथ्स पढ़ोगे, इंजीनियरिंग करो, मास्टर करो, पीएचडी करो, करेगा हेल्प। तो बेटा एक बात ध्यान रख लो कि आप एक इक्वेशन इधर है, एक इक्वेशन इधर है, उन दोनों का पावर इक्वेट करना है। पावर इक्वेट करना है सर आपको, जस्ट टेक द एलसीएम ऑफ पावर, एलसीएम लो पावर का, एंड 2 3 का एलसीएम होता है 6, 2 3 का एलसीएम होता है 6। तो बेटू x को 6 बनाने के लिए मुझे जरूरत पड़ेगी क्यूब की, और y के पावर को 6 बनाने के लिए मुझे जरूरत पड़ेगी स्क्वायर की। तो क्यों ना सर, क्यों ना सर मैं इसको लिख दूं, x के जगह पे सर आप ले लो सी टी क्यूब, एंड y की जगह पे लिख दो सी टी स्क्वायर। रख के देख लो सर, आंसर आएगा आपको, रख के देख लो सर, आंसर आएगा। सर इज इट इंपॉर्टेंट कि हम सी लिखें? एक्चुअली यस और एक्चुअली नॉट। आप रख भी सकते हो और नहीं भी रख सकते हो। एट द एंड व्हेन यू विल पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, इट विल बी कैंसल आउट, कैंसल हो ही जाएगा। सो बेटू आप इसको लिखना चाहे तो टी क्यूब भी लिख सकते हो और टी स्क्वायर भी लिख सकते हो। थॉट प्रोसेस क्या था मेरा, I see the variation in degrees, I see the variation in powers, I will not remember trigonometry। मुझे ट्रिग्नोमेट्री याद करने की जरूरत ही नहीं है सर। वी नो कि ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज वैलिड ही तब होते हैं जब उनका डिग्री सेम हो। साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर, सारी के सारे डिग्री 2 में एग्जिस्ट करते हैं। बट द मोमेंट आई सी कि सर डिग्री में वेरिएशन आ रहा है, आई विल आस्क हेल्प फ्रॉम गॉड, नॉट फ्रॉम टी। मैं टी से हेल्प लूंगा और सोचूंगा सर कुछ ऐसा वैल्यू रख दूं कि मेरा कर्व सेटिस्फाई हो जाए। एंड सच पूछो बेटा तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट मी मार्क सम इंपॉर्टेंट पैरामेट्रिकल इक्वेशंस जो जेई पूछता है। सो जिसमें ट्रिपल स्टार दूंगा, आप इंपॉर्टेंस वाले पॉइंट्स को जरा डिसेंडिंग ऑर्डर में देखिएगा। ट्रिपल स्टार मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कौन सा है, ट्रिपल स्टार मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट है बेटा, एलिप्स का इंपॉर्टेंट। बाकी ये जो है इन पे 2 स्टार लगाओ, क्योंकि हर चलते दुकान दूसरी मकान में मिल जाते हैं, तो उनको याद ही कर लेते हैं बच्चे लोग। अच्छा ठीक है, यहाँ पे देखते हैं सर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व वेयर इट कट्स एक्स एक्सिस, लेट्स सॉल्व सम प्रॉब्लम्स। एंड ऑब्वियसली बहुत पैरामीट्रिकल इक्वेशन मैंने बताया, टेक्स्ट बुक में उतना दिया नहीं रहता है, तो क्यों ना हम tangent फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स, हाँ ठीक है, कोई ना। सो देयर आर सो मेनी टॉपिक्स, मैंने एक ही टॉपिक में आपका टाइम ले लिया। सो से थैंक्स टू मी यार, डोंट बी अपसेट। सर इतना टाइम ले लिया, कहीं करो नहीं का। चलिए सर यहाँ पे आते हैं।
क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिल करते हैं। सर क्वेश्चन बोल क्या रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। बेटो ध्यान दो, ये बोल रहा है नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है। मतलब मजाक कर रहे हैं सर हमारे साथ? नहीं, नॉर्मल का इक्वेशन है, क्या ही फर्क पड़ता है। टू द कर्व वेयर इट कट्स एक्स एक्सिस। नाउ रिमेंबर द पॉइंट आई टोल्ड यू गाइस कि whenever you are going to find the normal or tangent, you ask yourself, sir, what are the basic requirements we should have? हमारे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो मैंने बेटा आपको बोला था कि आप अपने मन से पूछो कि तेरे को चाहिए क्या। तो मन बोलेगा बेटा मेरे को पॉइंट दो और डिफरेंशिएट कर दो। ओनली द पॉइंट एंड स्लोप, these are the only two things that are required to find the equation of normal, equation of line, equation of tangent, anything. तो क्यों ना सर मैं सबसे पहले पॉइंट पे फोकस करूंगा। ओके, सो फ्रॉम वेयर वी विल स्टार्ट सर? वी विल स्टार्ट फ्रॉम दैट पॉइंट वेयर समथिंग आई एम गेटिंग हिंट। लाइक सर मैं यहां पे हिंट ले रहा हूं कि वेयर इट कट्स एक्स एक्सिस, एंड वी नो सर जब भी कर्व एक्स एक्सिस को कट करेगा उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। सो बेटू यहां पर लिख सकता हूं कर्व कट्स x एक्सिस, this implies that y will be equal to 0. So you got y, be happy now. आपने y को पा लिया, खुश हो जाइए सर। x को लाने में मुश्किल नहीं होगी। जब y मिल गया, एक पॉइंट मिल गया, तो दूसरा पॉइंट ढूंढना मुश्किल नहीं होता है, बहुत आसान होता है। बस उस पॉइंट को कर्व में रख दो। सो मैंने रखा बेटा y का वैल्यू 0 कहां पे? कर्व में। सो द मोमेंट आई विल पुट x y इक्वल टू 0, I will have x power 0, and this implies that x plus 0 is x and x power 0 is 1. So the point I am getting on the curve is 1, 0. Don't write 0, 1 ना, गलत हो जाएगा, x, y में लिखा जाता है। So point is 1, 0. So one thing I done, मैंने पूरा कर दिया। Now let's differentiate the equation. I'm having the curve x plus y is equal to x power y. बेटू इसको डिफरेंशिएशन करना कौन सी बड़ी बात है यार। हाँ लेकिन डिफरेंशिएट कर दोगे, ज्यादा इमोशनल होगी तो दिक्कत हो जाएगा। आप जानते हो इसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा? यस आई नो सर। कैसे? कि सर मुझे फंक्शन, पावर फंक्शन दिखा है। इस क्वेश्चन का लेने का वजह यही था कि मैं आपको 3 चीजें रिवाइज करा पाऊं। पहला कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालोगे कैसे। दूसरा कि अगर कर्व एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कट करता है तो आपको ये चीजें सोचना पड़ेगा कि x 0 हो रहा है, y 0 हो रहा है। एंड तीसरा ये था, थर्ड ये था कि जब एक फंक्शन के ऊपर एक फंक्शन दिख जाए तो डेरिवेटिव आप याद करो क्या होता है। डेरिवेटिव होता है लॉग। हम दोनों साइड बेटा लेंगे लॉग। whenever you see function power function, हे देवा, sorry, so it will be guys x plus y is equal to y log x, and now this time you can differentiate by yourself. आप ऑफलाइन क्लास में होते तो शायद मैं इतना सम नहीं करता, बहुत ही कम सम करता हूं मैं, छोड़ देता हूं बच्चे लोग कर लेते हैं। सो लॉग ऑफ समथिंग डिफरेंशिएट करोगे बेटा आ जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, एंड एक्स का डेरिवेटिव बेटू हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। एंड वाई लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है u डेरिवेटिव b, मतलब y बाई एक्स। फिर क्या करना है सर? फिर कुछ नहीं करना है सर, u डेरिवेटिव v प्लस v डेरिवेटिव y, मतलब log x dy by dx. Now be with me, I will write equation directly. So मैं कलेक्ट कर रहा हूं वो सारे टर्म्स को जो dy by dx के साथ प्रेजेंट है। So मैंने बेटा ले लिया dy by dx को कॉमन, जस्ट बी अटेंटिव हियर। dy by dx को ले लिया कॉमन, and now I am having 1 upon x plus y minus log x equal to y by x minus 1 by x plus y. क्या मैं dy by dx निकालने में इंटरेस्टेड हूं? नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy by dx. आई एम इंटरेस्टेड टू फाइंड dy by dx वेयर वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द नॉर्मल। जहां पे मेरे को नॉर्मल चाहिए, जहां पे मेरे को टेंजेंट चाहिए। सो चाहिए कहां पे सर? वी हैव द पॉइंट 1, 0
So now it's time to put 1 comma 0 in tangent dy by dx. So बेटा dy by dx के जगह पे आप जहां जहां पे x और y देख रहे हो आप x की जगह पे रखो 1, y की जगह पे रखो 0. So it will be log 1 y by x. देखो डर गए थे ना ऐसा देख करके, सॉरी कितना गंदा सा इक्वेशन आ गया. बेटा गंदा सा नहीं है, मैंने बोला ना आपको मारने के लिए इक्वेशन नहीं दिया जाता है, आपको मजाक करने के लिए दिया जाता है. 1 + 0. अब इनकी औकात ही छोटी हो गई सर. सो बेटू ये हो गया dy by dx 1 माइनस log 1 is 0. सो ये dy by dx ही हो गया. उधर हो गया 0 by 1 0 माइनस 1 by 1 is 1. सो दिस इज -1. बेटू देख रहे हो ये इतना बड़ा था, घट करके बेचारा इत्तू सा हो गया, घट करके बेचारा इत्तू सा हो गया. सो ठीक है ना सर, क्या मुझे dy by dx चाहिए? नहीं. तो क्या चाहिए सर? dy by dx नहीं चाहिए रे, मुझे तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए ना. सो नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज, ये होता है बेटा y माइनस y1 नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ dy by dx. स्लोप इसका होता है एंड x माइनस x1. सो y माइनस y1 0 है इक्वल टू -1 बाई dy by dx -1 ही है एंड x -1. सो फाइनल आंसर इज गाइस y इक्वल टू x -1 and this is the required equation of normal. ये मुझे खोजना था और मैंने खोज दिया. क्या ही तो बात है सर. बेटा समझ में आया तो बोलो यस. Yes, sir. Perfect. Now this is something that I'm giving you clue only and you have to think sir. Tangent from external point, and this is something guys जो आपको हिला के रख देगा. देखो क्वेश्चन ये है कि टैंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, मतलब मुझे एक पॉइंट दे दिया, एक कर्व पे मेरे को टैंजेंट डालना है. सो आई एम नॉट श्योर कि सर मैं टैंजेंट कहां पे पास करूंगा. मैंने आपको ये चैप्टर शुरू होने से पहले बताया था कि एक पॉइंट दिया जाए और मुझे कोई बोले कि एक लाइन बना के दिखाओ. सो देयर विल बी सो मेनी वेरिएशन एंड दैट विल डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कि सर वो लाइन उस पॉइंट से कैसे पास कर रहा है. बोलने का मतलब क्या है दया, इधर ध्यान दो कि ये पॉइंट है, यहां पे इस पॉइंट से ऐसा कोई लाइन ड्रॉ कर सकता है, कोई ऐसा लाइन ड्रॉ कर सकता है, कोई ऐसा लाइन ड्रॉ कर सकता है. मैं बोला ना आपसे कि वेरिएशन क्रिएट हो जाएगा. सो टू ड्रॉ अ लाइन, टू ड्रॉ अ यूनिक लाइन, वी शुड रिक्वायर सम मोर नॉलेज लाइक थीटा दो, डायरेक्शन दो, कुछ तो दो. वैसे ही अगर मुझे एक बाहरी पॉइंट से, एक एक्सटर्नल पॉइंट से किसी कर्व पे मुझे बोला कोई टैंजेंट बनाओ, तो ऑब्वियस सी बात है सर मैं टैंजेंट एक नहीं बहुत सारा बना सकता हूं. सर समझा नहीं, जरा समझाओगे? समझा रहे हैं सर. देखो बना लो साइन एक्स का ग्राफ. सर बार बार ट्रिग्नोमेट्री पे क्यों जाते हो? क्या करे बेटा, आदत हो गई है. आदत हो गई है सर. लो सर, और मान लो क्वेश्चन आ गया कि आप ओरिजिन से टैंजेंट ड्रॉ करो. क्वेश्चन आ गया ओरिजिन से टैंजेंट ड्रॉ करो. तो सर ओरिजिन से ड्रॉ करना है, देखो कितने सारे टैंजेंट्स में बना सकता हूं. और ऑब्वियस सी बात है कि साइन सिर्फ इतने में लिमिटेड नहीं होता, ये ऐसा 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 समुद्र की लहरें जैसा एकदम बढ़ता जाता है. तो एक टैंजेंट तो मैं यूं बना दूंगा. ये लो सर बन गया टैंजेंट. टैंजेंट ये देखो है टैंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टैंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टैंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट है. तो एक टैंजेंट बना दिया. फिर बगल वाला बच्चा आएगा बोलेगा सर देखो हम भी टैलेंट दिखाएंगे अपना और हम टैंजेंट को कुछ यूं बनाएंगे, हम टैंजेंट को कुछ यूं बनाएंगे. लो सर हो गया. और शायद अगर मैं इस कर्व को थोड़ा और एक्सटेंड करता, अगर मैं इस कर्व को थोड़ा और एक्सटेंड करता बेटा, तो गेम और कुछ चेंज हो जाता. सो गेम कुछ और चेंज हो जाता. देख सकते हो बेटू यहाँ पे कि बात है टैंजेंट ड्रॉ करने की ना सर. लो ना सर एक और कर दिया. हमको अपना टैलेंट दिखाना है सर. लो दिखा रहे हैं अपन. लो बोलना क्या चाहते हो सर? बोलना मैं ये चाहता हूं कि अगर कोई बोले
कि tangent from external point, सो ये इनफाइनाइट हो सकते हैं। अब वर्किंग रूल देखो, वर्किंग रूल देखो, एंड दिस इज समथिंग दैट वी विल कंक्लूड आवर लेक्चर बाय अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस थिंग ओनली। समझेंगे और बाउंड करेंगे, सोचते जाना कि सर ने क्या सिखाया। मान लो बेटा मैंने बोला कि ये सारे टैंजेंट का इक्वेशन दो मुझे, कहानी को ध्यान से समझो। मैंने ड्रॉ किया एक से ज्यादा टैंजेंट, तो ऑब्वियस बात है कि मैं बोलूंगा कि सारे टैंजेंट का इक्वेशन दो। बोलना क्या चाहते हो सर? बोलना ये चाहता हूं कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जो होता है ना बेटा, ये सारे लाइन का इक्वेशन होता है। दुनिया की सारी लाइनें ऐसे ही लिखी जाती हैं। हाँ, दैट डजंट मैटर कि ए बी सी का वैल्यू चेंज होगा तो यूनिक वैल्यू, यूनिक लाइंस आएंगी। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब सर आप ये बोल रहे हो कि इन जनरल इक्वेशन ऐसा चाहते हो कि सबको रिप्रेजेंट करे? यस, आई वांट दिस थिंग ओनली। तरीका क्या होगा सर? तरीका पूछना चाहते हो? यस। टैंजेंट का इक्वेशन चाहिए? यस। तो देखो सर, समझा रहा हूं मैं। देखो सर, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा और ढंग से समझते हैं कि बेटा मान लो कि कुछ कर्व ऐसा है, ये कर्व ऐसा है, और मेरे को बाहरी पॉइंट से टैंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। बाहरी पॉइंट से टैंजेंट ड्रॉ करना है, तो बाहरी पॉइंट क्या हो सकता है सर? बाहरी पॉइंट मान लो इधर है, ये रहा बाहरी पॉइंट आपका। अब इस पॉइंट से टैंजेंट ड्रॉ करना है, तो लो सर, एक टैंजेंट तो मैं यूं पास कर सकता हूं, बेटा घूम जाओ ऐसा, और तुम भी घूम जाओ ऐसा। दूसरा टैंजेंट मैं यूं पास कर सकता हूं, कर सकते हैं सर, नो डाउट। लेकिन एक बात ध्यान दो कि एट द एंड आप मांग रहे हो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, और मुझे मालूम है सर कि टैंजेंट का मतलब होता है लाइन, और लाइन का मतलब होता है सर कि y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। लेकिन पढ़ रहे हैं हम कैलकुलस, सो पढ़ेंगे सर y माइनस वाई वन इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ कर्व एट एक्स वन कॉमा वाई वन इंटू में एक्स माइनस एक्स वन। तो सर यही चीज तो आप बार बार पूछ रहे हो। तो आप मान लो कि टैंजेंट का इक्वेशन, बेटा ध्यान से समझो, क्वेश्चन आपको बोलेगा कि ये पॉइंट से आप मेरे को इक्वेशन दो। ध्यान से समझना, क्वेश्चन आप बना सकते हो। आपको कोई बोला कि मुझे ए कॉमा बी से टैंजेंट पास करो, जो एक कर्व है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, उस पे टैंजेंट आ रहा है। तो बोल दो कि सर ए कॉमा बी से आपको टैंजेंट चाहिए, मैं दे रहा हूं टैंजेंट। देखो, टैंजेंट का इक्वेशन तो होगा यही, और मुझे मालूम है सर कि y1 और x1 सामने वाले ने दिया है। क्या बात कर रहे हो सर? दिया है रे, देखना, इधर a दिया है, सॉरी इधर b दिया है, इधर a दिया है, दिया है। तो चाहिए क्या सर? चाहिए ये कि आप डेरिवेटिव निकालो। सर कहां पे? कर्व को डिफरेंशिएट करोगे किस पॉइंट पे? जिस पॉइंट पे कर्व ने पास किया, जिस पॉइंट पे कर्व ने पास किया है, मतलब टैंजेंट और कर्व मिले हैं। सर ये पॉइंट तो मालूम, तो मान ले एच कॉमा के है, मान ले भाई एच कॉमा के। अच्छा, ये बोल रहे हो सर? तो गेम तो और एक चीज है बेटा, मेरे साथ चलते जाओ, सोचते जाओ, मजा आएगा। सर एक चीज और है यहाँ पे कि आप एच कॉमा के अपने पॉइंट माना है, सो जिस दिन आप कर्व को डिफरेंशिएट करोगे, आप x1 और y1 की जगह पे देख रहे हो, कहानी में x1 y1 आ रहा था, अभी तो h और k आएगा। सो h और k का वैल्यू कहां से आएगा? आएगा सर, आएगा आएगा आएगा। कैसे आएगा? देख भाई, ये है तो एक टैंजेंट का ही इक्वेशन ना, ये है तो एक लाइन का ही इक्वेशन ना। तो बेटा एक काम करना है, आप कर्व को डिफरेंशिएट करना h कॉमा के पे, एंड इक्वेट कर देना इस लाइन के स्लोप से। मैं dy बाई डी एक्स निकाला हूं स्लोप ही, लेकिन इस लाइन का स्लोप हम एक और तरीका से निकाल सकते हैं, एंड वो होता है डबल पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म पढ़े हो ना? डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, और बेटा दोनों को इक्वेट करना, आपको आंसर आ जाएगा। कैसे सर आएगा? अरे ए और बी तो क्वेश्चन वाला दिए देगा ही, कहां से पास करना है? वैल्यू रखो, एच और के का आ जाएगा वैल्यू। क्या बात है सर, फिर क्या करेंगे? फिर क्या, जैसे ही ये वैल्यू आया उठा के इधर रख दो और आंसर आ जाएगा। अच्छा, वर्किंग रूल यही है सर। वर्किंग रूल ये थे कि मेरे को जहां से पॉइंट चाहिए वहां से मैं कर्व पे एक पॉइंट इमेजिन करूंगा, उसका स्लोप निकालूंगा, फिर कर्व को डिफरेंशिएट करूंगा, एच के रखूंगा, एंड गेम ओवर। यस, गेम ओवर। इसमें कुछ क्वेश्चन दोगे सर? लो, दिया हूं मैं नीचे।
मैंने नीचे दिया है, क्वेश्चन को ट्राई करना बेटा. जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन. दिस इज ऑल फॉर द लेक्चर. टाइम इज अप नाउ. इसका एसेस लीजिए प्लीज. यस सर, सर ले लिया। थैंक यू गाइस. आते हैं सर. आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं अपन.